नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सुबह की 6 बजे की क्लास में लिख दिया क्या? लिया? चलिए, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एमपी टेट, सी टेट और सारी रीट एग्जाम, सारी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ये जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर आपका एमपी टेट में 8वें नंबर का चैप्टर होता है। कौन सा नंबर का चैप्टर होता है? 8th चैप्टर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे आपके समय को बिल्कुल भी जाया नहीं करते हुए, बिल्कुल भी गवाते नहीं हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो अभी देखिए हमारे सामने 2 एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो, कौन सी है? आगे चलते हैं फिर बताते हैं। क्या है आपके पास? बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर हम बात करें तो हमारी जो शिक्षा है अभी, वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब ये होता है कि बच्चे के ऊपर आधारित है और वो प्रगतिशील है, यानी बच्चों को प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की बारे में पढ़ना है। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैं बार बार इसके बारे में जिक्र करता हूं क्योंकि आपको कहाँ जाना है, कितना हो चुका है, उसके बारे में अगर आपको ज्ञान होगा तो आपका सफर आसान होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। बाल विकास में आपके 15 चैप्टर तो बाल विकास के होते हैं, 5 चैप्टर समावेशी शिक्षा के होते हैं और 10 चैप्टर शिक्षा शास्त्र के होते हैं, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के। तो हम यहाँ 15 में से, ये बात आप ध्यान से सुनिए कि हम 7 पढ़ चुके हैं। 7वें नंबर का चैप्टर हमारे 4 थ्योरीज थी, जिसमें जीन पियाजे, कोहलर, थॉर्नडाइक और आपके पावलोव थे। उन चारों के बारे में थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हमें यहाँ पर पढ़ना है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्राचीन काल की शिक्षा थी और आधुनिक काल की शिक्षा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, या फिर उनका कंपैरिजन करते हैं, उनका एक अध्ययन करते हैं, एक स्टडी करते हैं विद कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्राचीन काल की शिक्षा देखिए, प्राचीन काल का शिक्षा का मतलब होता है ये, अगर आप कम से कम 50-100 साल पूरे चलना चले। प्राचीन काल मतलब अपने गुरु शिष्य परंपरा वाली जगह मत चले जाना। प्राचीन काल का मतलब अभी 100-150-200 साल पहले अगर हम जाते हैं तो प्राचीन बालकों को कुछ याद करवाना, यही मकसद था।
कि आपने कुछ ज्ञान दिया, ज्ञान को याद करवाना, मतलब आपके जो वेद हैं उन वेद को आप मुखाग्र कर लो, आप उनको किसी भी दोहे को मुखाग्र कर लो, वो सारी चीज़ें। तो मतलब रटना या याद करवाना वो मकसद रहा था हमारे अभी 50-100 साल पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम प्राचीन काल का मतलब हमारी गुरु शिष्य परंपरा या बहुत पुराने नहीं जा रहे हैं। मस्तिष्क में जानकारियाँ भरना, यानी आपकी जो मेमोरी है, आपका जो माइंड है, उसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरना, ये होता है वो होता है, तो जानकारियाँ भरना उसका मेन मकसद रहता था। विषय प्रदान होती थी, जैसे कि कोई आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से ऊपर होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, शिक्षक कितना ज्ञानी है, वहाँ पे शिक्षक की भूमिका अहम होती थी। देखो, वो पंडित जी पढ़ा रहे हैं, वो महान आत्मा पढ़ा रही है, वहाँ पे मतलब कुल मिला के टीचर रिलेटेड थी, जहाँ पर शिक्षक कितना ज्ञानी है और आकर्षक गुण वाला है, उस बात के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता था। बट अभी जो आधुनिक काल में शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा है, वो बालकों को केंद्र में रखकर सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान देती है। मतलब क्या होता है, बालक को ही सेंटर रखे, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि बालक के ऊपर ध्यान दो, टीचर के ऊपर नहीं। टीचर अगर बहुत ज्ञानी है, टीचर को बहुत सारा आता है, पर वो केवल लेक्चर करके चला जाता है, वो बालक के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है वो ज्ञान, तो वो ज्ञान क्या किस काम का। यानी बालकों को केंद्र में रख के आपको पढ़ाना है। ठीक है, उसके सर्वांगीण विकास का काम करना है। देखो, सर्वांगीण विकास का होता है, आज की इस गलाकाट प्रतियोगिता में हर बालक के पास कुछ ऐसे गुणों का होना जरूरी है जो इस कठोर समाज में रह सके। देखिए, आज का समाज बड़ा कठोर है। यहाँ पर आप सोचोगे कि चलो ठीक है, ये हुनर होगा तो काम कर लेगा, नहीं। यहाँ पर समाज में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना आवश्यक होता है। इसका मतलब होता है उसका सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है। उसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर केवल ज्ञान देके चला गया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। और शारीरिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी विकास के सारे आयाम को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल उसको ज्ञान देके चले जाए, मानसिक विकास उसका हो जाए, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, ऐसा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना ये होता है। आधुनिक काल में जो शिक्षा होती है वो पूरी तरह से बालक के ऊपर केंद्रित होती है। किसके ऊपर केंद्रित होती है? बालक के ऊपर। बालक के ऊपर का मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, आप सभी बिल्कुल आराम से रजाई में रह के भी हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठंड लग रही हो तो। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे, और आपको कापी पेन की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, बालक के व्यक्तित्व का कितना विकास हुआ है, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। बालक के व्यक्तित्व का कितना विकास हुआ है, इसके बारे में भी हम ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है आपके सामने। तो आधुनिक काल में जो शिक्षा शास्त्र होता है वो बालकों को केंद्र में रखकर होता है। उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसको शारीरिक विकास के साथ साथ विकास के सारे आयामों का ध्यान भी रखा जाता है। बालक के ऊपर पूर्णतः केंद्रित होती है, और बालक के व्यक्तित्व का कितना विकास हो गया है इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल की शिक्षा और आधुनिक काल की शिक्षा में आपने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब आधुनिक काल की शिक्षा क्या है? चलते हैं आगे। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात तो हमारा मेन मकसद है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे? बाल केंद्रित शिक्षा। और उस बाल केंद्रित शिक्षा में हमारा मेन मकसद है बाल विकास। तो एक शिक्षक अगर स्कूल में पढ़ाना जाता है तो वो बालक के ऊपर केंद्रित रहकर ही पढ़ाएगा। इसके लिए उस शिक्षक को चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान होना चाहिए। यानी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में अगर वो नहीं पढ़ेगा, तो शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक बना पाएगा, न ही सुगम बना पाएगा, और ना ही उस बच्चे की समस्याओं का समाधान कर पाएगा। क्योंकि उसको, इसीलिए आपको पता है शिक्षक की सारी एग्जामों में बाल विकास का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना
आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान को समझाते हुए बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक व्यवस्था को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, यह आपका क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। बालक मनोविज्ञान को समझाते हुए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखो जितने भी अभी लाइव हैं, मैं एक बात बता देता हूँ कि आज ही हमें अपना जो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने अभी जो चैप्टर पढ़ा है पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे। और एक और आपके पास ये जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी हो आप इन चीज़ों को अच्छा कर ले, जिससे उस टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो बालक मनोविज्ञान को समझाते हुए बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक व्यवस्था को ही बालक केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षक तो पहले भी थे, अभी भी थे, पर जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान को समझकर बालकों के लिए अगर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो इसी आधुनिक व्यवस्था को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। हमारे भारत में देखें तो भारतीय शिक्षाविद थे गुजरात के रहने वाले गिजू भाई। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया। गिजू भाई एक ऐसा नाम है जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा में भारत के लिए क्रांति ला दी। कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की, कई प्रकार की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया उन्होंने, और कई प्रकार के साहित्य, बाल मनोविज्ञान क्षेत्र और किशोर साहित्य से संबंधित उनमें उन्होंने चीज़ों को किया। ठीक है। जॉन डीवी ने भी जॉन डीवी का भी समर्थन उनको मिला। जॉन डीवी कौन थे? जॉन डीवी अमेरिका के रहने वाले थे, जो अपने यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का नाम दिया। उसी प्रकार की शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा भी कहा जाता है, और उन्होंने प्रगतिशील विद्यालय के संदर्भ में लेब विद्यालय खोला। कौन सा विद्यालय खोला? लेब विद्यालय। ठीक है। उदाहरण के अनुसार शिक्षा इस प्रकार से जॉन डीवी और गिजू भाई। जॉन डीवी भारतीय बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख थे, प्रेरणा थे। सुधा सोलंकी, अनीता कारपेंटर, प्रियंका बैरागी, अनीता कारपेंटर, टीना बैरागी, एनडी पाटीदार और प्रार्थना पाटीदार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। चलिए, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो प्लीज चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें, है ना। ठीक है। तो शिक्षा क्या है? त्रिध्रुव प्रणाली। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीजें, एक तो ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होकर बच्चों को पढ़ाना, ये काम हो गया। उसके बाद दूसरा है गिजू भाई। गिजू भाई आपको याद होना चाहिए, जिन्होंने इसका योगदान दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने भी समर्थन किया और उन्होंने एक लेब विद्यालय खोला। क्या खोला? लेब विद्यालय खोला। और लेब विद्यालय खोलकर उन्होंने बताया कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है। कितनी प्रणाली है? त्रिध्रुवी, जिसमें शिक्षक आता है, बालक आता है और पाठ्यक्रम आता है। यानी शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम जहां पर आते हैं वही त्रिध्रुवी प्रणाली कहलाती है, और यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। चलिए अब यहां पे हम चलते हैं आगे की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है? इसके लिए देखिए, इस बाल केंद्रित शिक्षा की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ने के लिए, फिर से बता रहा हूं मैं, बाल केंद्रित शिक्षा की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको पढ़ने के लिए आपको ये जो शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शब्द हमेशा आपके जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है। क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। यानी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये विशेषता का मतलब क्या होता है? शिक्षक को जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा उनको ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, पहला क्या ज्ञान होना चाहिए? बालकों को समझना। फिर से, बाल केंद्रित शिक्षा की पहली विशेषता होती है कि शिक्षक जो है वो बालकों को समझे। क्या करे? शिक्षक बालकों को समझेगा तभी वो बाल केंद्रित शिक्षा को बच्चों को प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं बालकों को समझने वाली बात। बालकों के व्यवहार के मूल आधारों
आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व, ईटीसी, ईटीसी का मतलब आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। यानी व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व, ईटीसी अगर इनका संपूर्ण ज्ञान होगा तो ही शिक्षक क्या होगा, बालक को समझ पाएगा। बालक को कैसे समझ पाएगा, उसके जो मूल आधार क्या क्या है, वो आवश्यकताएं क्या क्या उसको, मतलब उसको छोटा बच्चा है तो उसको क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, क्या वो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ने जैसा है कि नहीं है, रुचियाँ कैसी उसकी, मतलब क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, कैसे कपड़े पहनता है, उसकी योग्यता कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, इन सभी चीज़ों का अगर ज्ञान होगा तो वो बालक को समझ पाएगा, और बालक को समझ पाएगा तो उसके लेवल पर जाकर उसकी हिसाब से पढ़ाई करवाने की व्यवस्था वो करेगा। स्कूल के पिछड़े हुए या समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर जिनकी आवश्यकता स्कूल में पूरी नहीं होती तो वो क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। भाई एक चीज़ है, अगर टीचर ने बालक को नहीं समझा तो बालक अपने टीचर अपने लेवल से पढ़ाया जा रहा है, एक बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो पिछड़ जाता है, और पिछड़ जाता है तो क्या होता है, वो समस्याग्रस्त होकर वो अधिकतर जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, मतलब जो टीचर पढ़ाता है वो समझ में नहीं आता है तो वो स्कूल से भाग जाते हैं। तो इसलिए शिक्षक को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बालक को क्या चाहिए, बालक की क्या आवश्यकता है, उसी के आधार पर हमें काम करना है। उर्मिला राठौर, गुड मॉर्निंग। चलिए, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बालक को रुचि, स्वभाव, बुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि का भेद करके शिक्षा देना चाहिए। देखिए, यानी ये सारी चीजें क्या है, बालकों को समझना, बालकों को किसको समझना चाहिए, शिक्षक को समझना चाहिए। और शिक्षक कैसे समझेगा, यहाँ पे लिखा हुआ, बालक की रुचि कैसी है, मतलब बालक कम आवाज में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, बालक का मतलब उसको किस प्रकार की रुचि है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब उसी के ऊपर उसका स्वभाव कैसा है, वो धीमा स्वभाव का है कि तेज स्वभाव का है, उसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि का भी परीक्षण बच्चों टीचर को करना है। उसकी बुद्धि क्या है, सामान्य बुद्धि है कि थोड़ा सा पिछड़ा हुआ बुद्धि वाला है या कुशाग्र बुद्धि वाला है ना। बुद्धि, उसकी सामान्य बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का पता लगा के उसके बाद उसको शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि देखो, हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर भी आप सभी 11 बच्चे हैं, अगर यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका सभी के लिए अलग होता है, आपको अगर सवाल समझ में आता है तो मैं उसके लेवल तक जाऊँगा, नहीं तो उसको अलग ढंग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, शिक्षण विधि। मतलब फिर से देखो बताऊं, जहाँ जो भी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता आएगी उसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि शिक्षण विधि, यानी एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की सारी विधियां ज्ञात होना चाहिए। बस यहाँ पे बोलूँगा, तभी ये शिक्षण विधि का नाम पूरा होगा। बस इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल एक थ्योरी है, बस उस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ना और इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस अवबोध से संबंधित होते हैं, तो मतलब ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पढ़ेंगे तब भी आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। चलिए, शिक्षण विधि के बाद में शिक्षा शास्त्र क्या बढ़ाता है कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है वो बताता है, और बाल मनोविज्ञान ये बताता है कि कैसा पढ़ाना है, मतलब कैसे पढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना है ये तो आपको पेडागोजी बता देंगे, ठीक, परंतु कैसे पढ़ना है ये आपका चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाएगी। इसी साइकोलॉजी को बाद में जाके डेवलपमेंट का नाम दे दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, यानी बाल मनोविज्ञान ये बताता है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया पर, विधियों पर और महत्वपूर्ण कारकों पर बल दिया जाता है। यहाँ पर शिक्षण विधि का मेन मकसद होता है कि बाल विकास की सारी शिक्षण विधियों को आप जानकर ही बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद होती है मूल्यांकन और परीक्षण। देखिए, आखिर मूल्यांकन क्या होता है? भाई एक चीज़ है, मैं आपको ज्ञान बांटा ही करूँ, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपका टेस्ट नहीं लूँ, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ाऊँ, तो आपका मूल्यांकन भी नहीं करूँ और परीक्षण भी नहीं करूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? केवल शिक्षण से समस्या का हल नहीं होता, मतलब केवल पढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं होती है। बालक के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण भी बहुत जरूरी है। क्या होता है? बालक के ज्ञान और मूल्यांकन का परीक्षण भी बहुत जरूरी है, यानी जब तक हम उसका परीक्षण नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा। इसलिए
शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानने की मतलब कोशिश करता है कि उसकी प्रगति कितनी हासिल करी है, उसने कितना आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने अभी आपको जीन पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक ये सारी चीज़ें पढ़ाई। वहाँ से मैं जानना चाहूँगा कि वो चीज़ें आपको कितनी याद आई। इसके लिए मैं अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेऊंगा, उस टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि आपकी चीज़ें कितने आप तक पहुँच पाए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द हमेशा तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। दुश्चिंता का मतलब होता है ये फ्रस्ट्रेशन या इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा जो होती है, और परीक्षा की परीक्षा बहुत तनाव है। पर अब धीरे धीरे वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर सीसीई पर जोर दे दिया। सीसीई का मतलब क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। इसीलिए आपने देखा होगा अभी आज की तारीख में आपके जो टेस्ट होते हैं, जैसे आप माना कि 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में आपका बोर्ड तो जनरली सीबीएसई में तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हर देखो मंथ आपका वीकली टेस्ट होता है, यानी आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, वीकली टेस्ट हो गया, फिर आपका मंथली टेस्ट हो गया, उसके बाद फिर आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गई, फिर हाफ ईयरली हो गई, फिर प्री एनुअल हो गई, फिर एनुअल हो गए। तो इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम को कई भागों में बांटकर, तो बच्चा क्या होता है, अगर एक एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो अपनी गलती को सुधार कर दूसरी एग्ज़ाम में हो जाएगा, दूसरी में नहीं कर पाया तो तीसरी में हो जाएगा, और इस प्रकार से सभी एग्ज़ामों के रिजल्ट को ही उसको शो करना रहता है, जैसे केवल एक एग्ज़ाम पे केंद्रित नहीं होती है। इसी को बोलते हैं चाइल्ड सीसी, यानी कंटिन्यूअस होती है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है आपकी एग्ज़ाम बार बार होती है, ठीक है, बार बार होती है, कंटिन्यूस होती है, एक एग्जाम नहीं होती। जैसे कि एक बार बिल्कुल साल में एक बार एग्जाम ले लिया कि कितना पढ़ा बता दो, नहीं, कंटिन्यूस होती है। और कॉम्प्रहेंसिव होती है का मतलब होता है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है उसका पैमाना धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले एक चैप्टर दिया था, फिर 2 चैप्टर देंगे, फिर 3 चैप्टर देंगे, इस प्रकार से तो लगातार भी होगी और कंटिन्यूस भी होगी। इस प्रकार की एजुकेशन को बोलता जाए सीसी, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब मूल्यांकन इस प्रकार से होता है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2009 के तहत आई और 6ठी से 10वीं तक शुरुआत में लागू की गई, उसके बाद सभी क्लास के लिए लागू कर दी गई। आपको पता है आज भी सीबीएसई स्कूल में परसेंटेज की बजाय एक पॉइंट यूज किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। क्या सिस्टम होता है? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना। और उस ग्रेडिंग सिस्टम में उस सीजीपीए का इस्तेमाल किया जाता है, और सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या होता है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। चलिए आपको यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का थोड़ा सा, मूल्यांकन का मतलब होता है आपको चेक करना। चेक करने की जो स्थिति होती है वो सतत होती है। सतत मतलब होता है बुद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। भाई ऐसा तो है नहीं। देखिए थोड़ी सी देर के लिए आप 8वीं क्लास के छात्र हैं, आपका केवल साल में एक बार टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में अगर आप बीमार हो गए तो इसका मतलब होता है साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बुद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों का आपने जितना भी बुद्धि से मतलब ज्ञात किया है, जितना भी विकास के पक्षों को ज्ञात किया है, कहाँ पे ज्ञात किया है? स्कूल में। तो वहाँ पर मूल्यांकन क्या होता है? बार बार होता है, वीकली टेस्ट के रूप में होता है ना, आपका मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, जिससे क्या होता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता जाता है। अगर आपको लगता है यार इस बार खराब हो गया, अगली बार अच्छा दूंगा, इस बार खराब हो गया, अगली बार अच्छा। पर एक बात बताऊं, जहां पर अगर केवल एनुअली एग्जाम हुआ करती थी पहले, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आप क्या पता एनुअली में आपकी क्या स्थिति रही हो। इस प्रकार से मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान। देखिए मूल्यांकन की नियमितता भी होती है। नियमितता का मतलब होता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है जैसे कि मंथली हो रहा है तो मंथली के बाद वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये बिल्कुल रेगुलर होते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी ले लिया, ऐसा नहीं। अधिगम अंतरालों का निदान भी होता है। निदान, निदान का मतलब होता है अगर उसका लर्निंग जो है, लर्निंग में जो डिफरेंस हो रहा है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको निदान का मतलब होता है उसका खोज करना, है ना, उसकी जांच करना, और उसके बाद उसके सुधारात्मक उपाय का उपयोग करके खुद का मूल्यांकन भी उससे करवाया जाता है। ठीक है। और व्यापक का मतलब होता है, व्यापक का मतलब होता है चीजें व्यापक रूप से फैलती जाती है, उसमें शिक्षक के साथ साथ सहशैक्षिक पक्षों को भी शामिल करते हैं। देखिए शैक्षिक और सहशैक्षिक। सहशैक्षिक का मतलब क्या होता है बताइए? सहशैक्षिक का मतलब होता है आपकी बुकिश नॉलेज के अलावा, जो आपका नॉलेज है बुकिश,
बुकिश का मतलब किताबी ज्ञान, उसके साथ साथ आपको सहशैक्षिक बट यानी सहशैक्षिक का मतलब ये हुआ कि आपको खेलकूद भी उसके साथ सिखाया जाए, है ना। खेलकूद में आपके गायन हो गया, है ना, नृत्य हो गया, यानी कुल मिला के अदर एक्टिविटीज़ यानी सहशैक्षिक पक्षों को भी शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि एवं विकास को परखने की योजना हो जाती है। ये परीक्षणकारी व गैर परीक्षणकारी होती है, इसमें टेस्टिंग भी होती है और बिना टेस्टिंग वाली चीज़ें भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथे नंबर पे आता है पाठ्यक्रम, यानी कुल मिला के एक शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को देना है तो उसे पाठ्यक्रम का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको पाठ्यक्रम का नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता। तो पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए उसका सिलेबस। तो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने की सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। कुल मिला के पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाता है? भाई एक चीज़ है, हम अगर आज के इस पाठ्यक्रम में रह रहे हैं तो हमारे चैप्टर में कंप्यूटर के पाठ होना चाहिए, हमारे उसमें कम से कम हमारी आधुनिक शिक्षा में एरोप्लेन के पाठ होना चाहिए, उस प्रकार के होता है। तो जो हमारा अभी वर्तमान में परिवेश चल रहा है उस परिवेश के हिसाब से अगर हम अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करें, नहीं तो पता चला बाबा आदम के ज़माने के हम उसमें चैप्टर रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इतिहास का पार्ट होना चाहिए। पर हमारे बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता और प्रेरणाओं और मूल्य को सीखने के लिए आज की तारीख में उनके आधार पर मतलब ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। पाठ्यक्रम बनाने में आपका एक स्टूडेंट क्या चाहता है और आपकी समाज की क्या आवश्यकता होती है, उसके आधार पर आपके सिलेबस का निर्माण किया जाना चाहिए। आपका सिलेबस उसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। 5वें नंबर पे है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो एक शिक्षक को वहाँ पर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में ध्यान भी रखना चाहिए। अगर कक्षा और विद्यालय में अनुशासन और व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो डेफिनेटली बाल मनोविज्ञान का सहारा आपको लेना पड़ेगा, और बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर आप बच्चों के अंदर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन यानी प्रबंधन और अनुशासन के गुण को विकसित कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं हो और वह अनुकूल व्यवहार करे। मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार करे। तब वो कैसा करेंगे? जब उसके अंदर अनुशासन आता है, उनके अंदर व्यवस्थापन आता है। और एक शिक्षक के अंदर ये सारे गुण होंगे तो बच्चा उन गुणों को लेकर उनको आगे बढ़ाएगा। बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर आप प्रयोग एवं अनुसंधान का काम भी करिए, जिससे बाल केंद्रित शिक्षा मजबूत हो और नई परिस्थिति, नई समस्याओं के लिए बच्चा हमेशा तैयार हो। शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए, अनुसंधान करते रहना चाहिए, जिससे बच्चा उन चीज़ों को देखकर, पढ़ के, समझ के उन चीज़ों का आगे बढ़े। कक्षा में चलिए कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण होता है। देखिए, बच्चों की समस्याओं का निदान और निराकरण अगर क्लास में ही हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। निदान का मतलब होता है जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है, ये टीचर है, ठीक, और ये एक स्टूडेंट है, दोनों ये इसको पढ़ा रहा है। अब ये पढ़ा रहा है तो इसके चेहरे से लग रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपने क्या कर लिया? निदान कर लिया। अब उससे पूछा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने बताया कि ऐसा नहीं आ रहा है, तो फिर आपने उन चीज़ों को अलग ढंग से पढ़ाकर उसके निराकरण कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये निदान और निराकरण शिक्षक को पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तब उसको पता लग जाता है कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे आपके बाल केंद्रित शिक्षण के विशेषताओं का मतलब होता है इन सारी विशेषताओं का ज्ञान किसको होना चाहिए? शिक्षक को होना चाहिए। इन सभी शिक्षक के ज्ञान किसको होना चाहिए? शिक्षक को होना चाहिए। और शिक्षक को अगर ये ज्ञान होगा तभी जाके वो बाल केंद्रित शिक्षा को पूरी तरह से लागू कर पाएगा। अब बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? आखिर ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल का मतलब होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो एक तो होता है पहला प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत का मतलब होता है बाल विकास जो होता है उसमें बच्चों के अंदर मोटिवेशन का सिद्धांत होता है। अब मोटिवेशन के अंतर्गत इन बाल केंद्रित शिक्षक में क्या हो जाता है? महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाई जाती है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पढ़ा रहे हैं,
महात्मा गांधी की पढ़ा रहे हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस की पढ़ा रहे हैं, महाराणा प्रताप की जीवन गाथाएं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी महान हस्तियां हुई है ना, अपने भगत सिंह की कहानियों को पढ़ा रहे हैं। इससे हमें क्या होता है, उनके अंदर प्रेरणा होती है। नाटक बता रहे हैं उसमें, वैज्ञानिकों का योगदान कि किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया। कहानी सिखाएंगे, कविता सिखाएंगे, इस प्रकार से उनको बताएंगे। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत भी है। देखिए, बच्चा अगर चाहता है कि मैं पेंटिंग में जाऊं, बच्चा अच्छा चाहता है कि मैं डांस करूं, बच्चा क्या चाहता है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, ठीक है, तो उसकी जो रुचि होती है उसके हिसाब से ही उसको पढ़ाई करना। अभी ये बहुत मुश्किल है सब। आज भी कम से कम व्यक्ति की ये बाल केंद्रित शिक्षा तो ध्यान रखिएगा केवल 1 या 2% लोगों को मिल रही है आज की तारीख। 100 में से मुझे नहीं लगता कि 1 लोग को भी होगी। लोकतांत्रिक सिद्धांत भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोग एक जैसे हों, यानी सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण से देखना है। ऐसा नहीं कि ये अमीर घर का लड़का है, ये गरीब घर का लड़का है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाया जाना, यानी उसका लोकतांत्रिक सिद्धांत के हिसाब से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत होना चाहिए, यानी उस बच्चे के विकास के सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व, सभी गुणों का उसमें विद्यमान हो, ऐसा काम करना चाहिए। लास्ट है चयन का सिद्धांत। देखो, बालकों को खुद को सिलेक्शन करने की योग्यता होना चाहिए। बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता और ऐसे पाठ्यक्रम को लाके ना आप क्या कर लेंगे। शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला होना चाहिए, ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, रुचि पर आधारित होना चाहिए, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए, और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर अगर आप पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो बच्चा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इस प्रकार से ये इसके 5 सिद्धांत हैं। अब चलते हैं प्रगतिशील शिक्षा। अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में कोई अंतर नहीं है, बस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारे इंडिया लेवल का है और प्रगतिशील शिक्षा जैसे कि बाहर के कंट्रीज के लिए। प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो एक विकल्प के रूप में फिर बाद में उभर के आई। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, इनका बहुत ही योगदान रहा है, और इसी के अंतर्गत उद्देश्य बालकों को समस्त विकसित करना है तथा इस संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान में रखना है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। इनका मकसद क्या है भाई? एक चीज़ है, सभी को साथ में लेके चलना है। इसलिए कोई बच्चा अगर दूसरी तरह से पढ़ता तो उसको भी पढ़ाना है। विभिन्न विधियों का प्रयोग भी करें, परियोजना विधि, समस्या विधि तथा क्रियाकलाप विधि। अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति है, बस इसको याद रखना। अगर बोले जाए कि अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति कौन सी है तो आपकी कौन सी? वो प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी इस पद्धति के क्या माने जाते हैं? पिता माने जाते हैं। इस पद्धति के पिता कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी माने जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की प्रगतिशील शिक्षा होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो होती है मॉन्टेसरी शिक्षा, दूसरी होती है मानवतावादी शिक्षा, और तीसरी होती है संरचनावादी शिक्षा। देखो, ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से। मॉन्टेसरी शिक्षा का मतलब होता है, इसमें प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी के नाम से जाना गया। किसके नाम से? मारिया मोंटेसरी। इन्होंने क्या कहा कि भाई उनकी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा में उन्होंने बताया कि भाई देखो, बच्चों के एनालिसिस पे और उसके सुपरविजन पर बल दिया जाए। यानी क्या होता है, बच्चे स्वयं सीखते हैं, बस बच्चों को छोड़ दो और वो स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की क्या बताते हैं? प्रोसेस बताते हैं। बस उसका शिक्षक, जैसे कि किसी को कुछ चीज़ सिखाना है तो उसको एक कमरे में रख दिया और उसके बाद उसके सामने खिलौना रख दिया। अब वो खिलौने के साथ साथ क्या क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को आप क्या करो? एनालिसिस करो और उसको सुपरविजन करो, उसका परीक्षण करो, जिससे आपको लगता है कि वो अपने आप सीख रहा है। ठीक है। मानवतावादी शिक्षा यानी जिसमें केंद्र बिंदु कला और सामाजिक विज्ञान होता है। जहाँ पर कला और सामाजिक विज्ञान होता है केंद्र बिंदु, वहाँ पर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक कौशल का विकास होता है, तो वो मानवतावादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। संरचनावादी शिक्षा मतलब होता है जहाँ पर सृजनात्मकता आधारित होता है, किसी भी चीज़ को नया क्रिएट करने की आधारित होता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कुल मिला के यहाँ पे साइंस के ऊपर जोर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारे प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में शामिल है। ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे पास लास्ट आ जाते हैं प्रगतिशील विकास के में योगदान देने वाले
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखो क्या क्या चीजें देती हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। सबसे पहले मस्तिष्क और बुद्धि, ध्यान रखिएगा, हमारा जो ब्रेन और इंटेलिजेंस है ये दोनों हमारे प्रगतिशील विकास में योगदान देते हैं। उसके बाद ज्ञान आपका देता है, फिर मौलिक प्रवृत्तियां देती है और फिर चिंतन की प्रक्रिया देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर केवल चीज़ों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें हम ऐप पर अवेलेबल करवा देंगे। क्या पर करवा देंगे? ऐप पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो देखो मस्तिष्क एवं बुद्धि यानी ब्रेन एंड इंटेलिजेंस, यानी क्या हो रहा है, मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम है जिन्हें वह जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। ठीक है, मस्तिष्क का क्या काम है? आपके अंदर कोई समस्या आई, उस समस्याओं को सुलझाने का काम करें। ज्ञान क्या होता है? कर्म का ही परिणाम होता है। अगर आप कुछ कर्म करते हैं उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी का परिणाम है। कर्म किससे आता है? अनुभव से पूरा आता है। अनुभव का ज्ञान क्या होता था? जैसे अनुभव से समझते आता है कि हाथ जल जा देती है, उस प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है। तो ये मौलिक प्रवृत्तियां होती है और चिंतन की प्रक्रिया, ज़्यादा कुछ में इसमें टेंशन लेना नहीं है। तो एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर 10 सेकंड में इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि चलिए, आपकी जो आज की क्लास थी वो थी बाल केंद्रित शिक्षा। किसमें थी? बाल केंद्रित शिक्षा। और थी एक और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक ठीक, अब इसके बाद ये कौन थे? गिजू भाई। और यहाँ पे कौन थे? डीवी, जॉन डीवी, जो अमेरिका के थे और ये भारत के थे। बस जहाँ पर बालक के ऊपर केंद्रित हो वो बाल केंद्रित, और डीवी का मतलब होता है जहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा, मतलब उसका सर्वांगीण विकास के बारे में बात कर रहा है और सभी पक्षों को लेके चल रहा है, ये प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, और इसमें बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा आपको इस क्लास में टेंशन लेने का नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बस इसके प्रश्न अवबोध के हिसाब से आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं इसमें ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? अवबोध। अवबोध का मतलब होता है कि अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उसमें प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपने नहीं भी पढ़े हों एक भी प्रश्न, तब भी उसका आप जवाब दे सको। ठीक है, तो आज की इस क्लास में यहाँ पर बाल विकास का चैप्टर नंबर 8 जो होता है बाल विकास, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगति शिक्षा, जो खत्म हुआ है। इसके बाद चैप्टर है बुद्धि। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस दिन इस क्लास में और चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा, आप पूरे दिन तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आज शाम को 8 बजे तो हमारी क्लास होगी। आज शाम, मतलब आज रविवार है, रविवार को भी शाम को 8 बजे तो क्लास होगी, पर उसके बीच में भी दिन में क्लास होगी, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।